चलिए, आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको कम्युनलिज़म के फ़ेज़ 3 के बारे में पढ़ाएंगे, पार्टीशन। देखिए, हमारे पीछे मॉडर्न हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स में सब कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्या ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के नाम पर इंडिया को ऑफ़र किया, क्या स्टैंड रहा मुस्लिम लीग का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किस तरह से मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का कम्युनल इंटरेस्ट ऑलवेज़ एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करता रहा और अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने रिलीजियस फीलिंग को कम्युनलिज़म में कन्वर्ट किया और एक कम्युनलिस्टिक मोबिलाइजेशन की पूरी कंट्री में। ये हमने आपको अच्छे से पढ़ाया। प्रत्येक लेक्चर में सारा कंटेंट डिटेल में गिवन है। आज हम एक्सक्लूसिवली फिर भी पार्टीशन की इस पूरी स्टोरी को कम्युनलिज़म के साथ जोड़ करके आपको एक लेक्चर देने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। और इसमें ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन पे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कम्युनलिज़म फ़ेज़ 1 का लेक्चर, फिर कम्युनलिज़म फ़ेज़ 2 के लेक्चर में बहुत डिटेल में जरा की गई है, बहुत अच्छे से बताया गया है। आज इन्हें मैं एक फ़्लो में, एक सीक्वेंस में, ऑल इन ऑल एक स्टोरी के वर्जन में बता दूंगा और 3 चीज़ों को हम फोकस पे लेकर के चलेंगे: इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ब्रिटिशर्स और इनके बीच में गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू कि ये किस तरह से काम करते रहे हैं। पार्टीशन, देश का बंटवारा। जब भी आप ये शब्द सुनते हैं तो 15 अगस्त 1947 आपको इस तरह से यह लगता है, जो ऑफिशियल अकाउंट्स और डाटा में बताया गया, कि ये एक तरह का ऑर्डरली फैशन में, बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर वाइज्ड फैशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया था और जिसके तहत टेरिटरीज़ और एसेट्स एंड रिसोर्सेज दो कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड हो गए। जो उस समय के दो डोमिनियन क्रिएट हुए, एक डोमिनियन इंडिया का, एक डोमिनियन पाकिस्तान का, जिन्हें आप सॉवरेन इंडिया और सॉवरेन पाकिस्तान कह के भी पुकार सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था, बहुत ही ऑर्डर फैशन में दो कंट्रीज़ का विभाजन हुआ और सब कुछ टेक्निकली धीरे धीरे लीगल प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग सेटल होता चला गया। पार्टीशन की कहानी केवल यहीं पर नहीं रुकती है। पार्टीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर हम बात करते हैं नाज़ीवाद की, तो जब हम नाज़ीवाद में देखते हैं जर्मनी में, तो वहाँ पर आपको ये नज़र आता है कि यहूदियों के साथ, यानी कि ज्यूज़ के साथ एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग रेशियल एक्सटर्मिनेशन, जिस तरह से ऐसा माना जाता है कि उन्हें ख़त्म कर देना है, हर तरह की मॉडर्न टेक्निक को यूटिलाइज़ करके उनका अंत करना, यह कह कर कि ये प्योर आर्यन रेसेस में फ़िट नहीं बैठते हैं। उनकी आइज़ के कलर, उनकी स्किन के कलर, उनके फेस एंड नोज़ जैसे फीचर्स को रेशियली सेग्रीगेट करते हुए कि ये आर्यन रेस में फ़िट नहीं बैठते, उन्हें ख़त्म कर दिया गया हर तरह की मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके। चाहे फिर वो गैसिफिकेशन किया गया, चाहे उन्हें घेटोवाइज़ किया गया, उन्हें गैस चैम्बर्स में डाला गया, कोई भी प्रोसेस यूज़ किया हो, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। ठीक, अगर आप भारत के पार्टीशन में भी देखें तो लगभग 2 से 5 लाख लोग मारे गए इस प्रक्रिया में और लगभग 1.5 करोड़ लोगों का एक्सचेंज हुआ भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत के बीच में। तो 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से अपरूट हो गए। 2 से 5 लाख लोग लगभग मारे गए उस समय में पार्टीशन की घटना के दौरान। तो ऐसे में हम यह मान सकते हैं कि जिस तरह से नाज़ीवाद की घटनाओं के तहत पूरी तरह से ख़त्म कर देने का प्रयास किया गया ज्यूइश लोगों को, इसी तरह से इस समय में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ख़त्म कर देना चाहती है, उसके रिलीजन को एक्सटर्मिनेट कर देना चाहती है, निकाल देना चाहती है वहाँ से। लेकिन आप इसे नाज़ीवाद के उस दौर से पूरी तरह कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लेवल पर स्टेट स्पॉन्सर्ड था। पूरी तरह से सरकार ने, हिटलर की नाज़ी आइडियोलॉजी ने इसे स्पॉन्सर किया था। लेकिन भारत में इस तरह से जब पार्टीशन हुआ, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था। सरकारों ने या उस लेवल पर जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इसे स्पॉन्सर नहीं किया था कि इस तरह से 2 रिलीजियस कम्युनिटी या 3 रिलीजियस कम्युनिटीज़ एक दूसरे को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़े। हालांकि उस समय में यह काम कुछ सेल्फ स्टाइल्ड पॉलिटिशियंस ने, जो खुद को डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग बताते थे और उन कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को सर्व करने वाले सेगमेंट के तौर पर, उन पॉलिटिशियंस ने ज़रूर यह काम किया कि एक कम्युनिटी को उकसाया दूसरी कम्युनिटी के तहत और उन्हें ख़त्म कराया। सही मायने में पार्टीशन की कहानी केवल एक 2 देशों का विभाजन नहीं था। ये बहुत लंबे समय तक काम करती रही और आज भी काम करती है और आगे भी काम करती रहेगी। पार्टीशन के तहत जो आपके भीतर एक
एक मेमोरी क्रिएट हुई है, जो एक दर्द है, जो तड़प है, जो आपको आपका देश खो जाने का नुकसान है, जो आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी कल्चर, कस्टम, मैनर पूरी तरह से छिन गया, इस बात का जो रोष है आपके अंदर, वो आपको एक दूसरी कम्युनिटी या दूसरे देश के प्रति एक सदाबहार दुश्मन बना देता है, एक वैमनस्य का भाव पैदा कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 16 महीने के एक लंबे सिविल वॉर के दौर से भारत उस समय में गुजरा। इसे सिंपल पार्टीशन समझना आसान नहीं है। ये एक लंबा दौर सिविल वॉर का था, जैसे गृह युद्ध चल रहा हो भारत के भीतर। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 की घोषणा से लेकर के लगभग 1948 के एंड तक पूरा भारत झुलसा है, जिसका एक नया हिस्सा उत्पन्न हुआ पाकिस्तान, वह भी उस सही सेम आग में ही झुलसता रह गया। आज भी आप देखें तो बड़े पैमाने पर पार्टीशन के उस दिए हुए दर्द जख्म हर बार ताज़ा हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स और डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स उस पाकिस्तान के द्वारा दिए गए दर्द को एनकैश करते हैं। किस तरह से एनकैश करते हैं? अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग थॉट, अलग अलग कम्युनिटी के अपने अपने विचार उत्पन्न होकर के आए। जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान में रह रहे लोगों को ऐसा लगता था, अगर उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ और उनके मेमोइड्स को सुना जाए, उनके इंटरव्यूज़ को सुना जाए, कि जो पाकिस्तानी हैं ये गोरे हैं, जो हिंदुस्तानी हैं ये, जो भारतीय हैं ये काले हैं, जो पाकिस्तानी हैं ये मजबूत हैं, ब्रेव हैं, जो हिंदुस्तानी हैं ये कॉवर्ड हैं, जो पाकिस्तानी हैं ये मीट खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन हैं, जो भारतीय हैं ये वेजिटेरियन हैं। इस तरह के प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स पैदा हुए। इसी तरह से अगर आप बात सुनते हैं तो भारत में आपको बहुत से कथन सुनने को मिलेंगे कि जो हिंदू है वो बहुत ही काइंड है, लेकिन जो मुस्लिम है वो बहुत ही क्रूअल है। हिंदू बहुत ही क्लीन है, लेकिन जो मुस्लिम है वो बहुत ही अनक्लीन है। हिंदू है जो वो बहुत ही लिबरल है, लेकिन जो मुस्लिम है वो बहुत ही बाइगॉट है। हिंदू कंपैशनेट है, लेकिन मुस्लिम उसी लेवल पर ग्रीडी है, क्रूअल है। तो इस तरह के जो आपको ये थॉट्स नज़र आते हैं एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी से, जैसे एंटोनिम्स चल रहे हों या ऑपोजिशन चल रही हो, ये बहुत मजबूत हो जाते हैं ऐसे हालातों में, जिन हालातों में आपके पास पार्टीशन जैसी कहानियाँ सर्व करने के लिए होती हैं। आप कम्युनिटीज़ को अपने साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से उखड़ करके आया है, उसका पूरा परिवार वहाँ पर मार दिया गया है। वह भारत में जब इस तरह की सोच और इस तरह के लीडर्स, इस तरह के कम्युनिटी सेंटिमेंट को उकसाने वाले लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो वो उन्हें इस तरह की जब थ्योरीज़ देते हैं, इस तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस करके देते हैं, इस तरह के प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स उनके माइंड में जब डालते हैं, तो वो पर्सन इस समय इतना फ्रेजाइल है, इतना वल्नरेबल है कि वो बहुत तेज़ी से इन थॉट्स को अपने भीतर डेवलप कर जाता है। सेम यही कहानी उन मुस्लिमों के साथ भी होती है जो पाकिस्तान में हैं, जिनका घर परिवार, ज़मीन जायदाद, कल्चर, कस्टम, मैनर, हर चीज़ यहाँ पर तबाह कर दी गई थी और वो आज वहाँ पर है। उसे भी इन्हीं कहानियों के साथ नर्चर किया जाता है, पोषित किया जाता है और भारत के प्रति आग उगलने में वह किसी भी लेवल पर कभी भी चूकता नहीं है। वहाँ से उखड़ कर के आए भारत में हिंदू, सिख या और धर्म के लोग, यहाँ से उखड़ कर के वहाँ पर गए हुए मुस्लिम्स, उनके दिलों में वो जो बंटवारे की आज भी वो दर्द, जिसे आप एक दर्द कह सकते हैं, एक तड़प, एक तमस, एक आग कह सकते हैं, वो जो जिंदा है वो आज भी एनकैश कर ली जा सकती है। तो पार्टीशन केवल उस एक दिन की घटना नहीं थी, एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें उस समय में तो लोगों को नुकसान पहुंचा ही, इसने आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक भारत को और पाकिस्तान को भी बहुत से नुकसान पहुंचाए। और आज दिन तक धर्म के आधार पर एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट यदि भी देखने को मिलता है दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, तो वो कब बहुत तेज़ी से एक सांप्रदायिक दंगे में बदल जाता है और उस दंगे में आग झोंकने का काम हर वो थॉट, हर वो याद, हर वो दर्द करता है जो पार्टीशन से जुड़ा हुआ है। और इस दर्द को, इस याद को, इस परेशानी को, इस तड़प को इनकैश करने से हर वो सांप्रदायिक नेता, सांप्रदायिक गुंडा और सांप्रदायिक एक्टिविस्ट नहीं चूकता है जिसकी रोटियां, जिसकी सत्ता, जिसकी उपजीविका इन्हीं तरह के दंगों से चलती। तो पार्टीशन को हमें बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। पार्टीशन से जुड़े हुए 2-3 मुद्दे सुनाता हूँ ताकि आपको पार्टीशन के अलग अलग पहलुओं के बारे में पता लगे। कुछ कहानियाँ हैं, एनसीईआरटी से ही उन्हें कोट करता हूँ। देखिए, एक रिसर्चर की नज़र से हमें पाकिस्तान को और भारत को उस समय देखना, भारत पाकिस्तान के लोगों को देखना, ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव हो जाता है। आप डिफरेंट आस्पेक्ट को समझ लेते हैं। बहुत सारी ओरल स्टोरीज़ हैं जिन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। यकीनन ही इतिहासकार इन ओरल स्टोरीज़ में उस लेवल पर, उन ओरल इंटरव्यूज़ पे उस लेवल पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी का ओरल इंटरव्यू या ओरल स्टोरी लेते हैं तो अल्टीमेटली वो उस पर्सन का अपना निजी
एक अनुभव होता है और उसके बहुत ही पर्सनल उस एक्सपीरियंस को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं और उसे इतिहास का एक दौर नहीं समझ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बड़ी बात कि वो पर्सन बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस जब शेयर करता है तो उस समय में इतिहास में हो रहे बहुत ही बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के चेंजेस को आप उसके उस पर्सनल एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से, एक्सपीरियंसेस से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत डिफरेंट स्केल पर होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो हो सकता है भावनाओं में बह गया हो, ये भी बात ठीक है। आप उसकी तकनीकियों को उस लेवल पर हिस्ट्री में जगह नहीं दे पाते हैं। लेकिन सही बात तो यह भी है कि जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डाटाज़ हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो उनकी क्लिप्स हैं, जो उस समय के स्टोरीज़ हैं, उनके बेसिस पर इतिहास खड़ा होता है। इतिहासकारों ने इतिहास खड़ा किया। लेकिन हमें जब भी किसी इतिहास को पढ़ना है, समझना है, हमें बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ता है। इतिहास केवल सरकारों तक, राजघरानों तक सीमित नहीं है। इतिहास केवल सरकारी दस्तावेज़ों तक सीमित नहीं रहता। इतिहास केवल उन बड़े उद्योगपतियों, उन बड़े ज़मींदार, लैंडलॉर्ड तक सीमित नहीं है। इतिहास केवल उन शहरों तक सीमित नहीं है जिनके प्रभावित होने से बड़ी तेज़ी से खबरें बनती थीं और वो खबरें अखबारों और अदर मीडिया सोर्सेज़ के माध्यम से जनता तक पहुंच जाती थी, और इतिहासकार की कलम की स्याही भी बहुत तेज़ी से निचोड़ करके उन खबरों तक पहुंचती है। और इतिहासकार का दिल और पत्रकार का दिल फिर अखबार और किताब के माध्यम से आप तक पहुंचता है और आपका दिमाग बन के आपकी ज़ुबान से बोलना शुरू कर देता है। इतिहास उनसे भी पढ़ता है जो कमज़ोर वर्ग है, जो औरत है, जो एबडक्ट हुई, जिसका रेप हुआ, जिसकी कहानी अपनी एक दास्तां है। इतिहास उससे भी बनता है जो पाकिस्तान से भारत आ चुकी थी, एक सिख लड़के से जिसकी शादी हो चुकी थी, गर्भवती थी, लेकिन जबरन दोनों देशों की सरकारों के द्वारा तय किया गया कि उस समय की एबडक्टेड वुमेन रिकवर करनी है और आप उसे जबरन भारत से रिकवर करके ले जा रहे हैं। उसकी इच्छा तक नहीं पूछ रहे हैं आप कि भाई वो अब जाना भी चाहती है कि नहीं। वो यहाँ पर अपना एक परिवार बना चुकी है। इतिहास इसकी इस ओरल स्टोरी से भी झलकता है। इतिहास उस लाइब्रेरियन की कहानी से भी झलकता है जो लाइब्रेरियन एक भारतीय रिसर्चर की हर प्रयास, हर मदद करता है, सिर्फ इस बात पर क्योंकि उस लाइब्रेरियन के पिता को किसी समय में एक बूढ़ी औरत ने भारत में बंटवारे के समय मरने से बचाया था, जो औरत हिंदू थी। इतिहास बहुत सी कहानियों से झलकता है। यकीनन ही सरकारी दस्तावेज़ों से यह जानकारी तो मिल जाएगी कि कितनी वुमेन पाकिस्तान से और कितनी वुमेन इंडिया से बाद में रिकवर की गई, कितनी उनमें से हिंदू थी, कितनी सिख थी, कितनी मुस्लिम थी, लेकिन उस औरत पर क्या बीती थी इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसे वह औरत ही बता सकती है। ये इतना आसान नहीं है। कोई भी नहीं बताएगा कि उसके साथ किसी समय में रेप हुआ था और आज वो एक हंसते खेलते परिवार में है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है उसके बहुत नज़दीक पहुंचना, उसके मर्म को समझना, उसके दर्द को समझना और उसे एक सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में देखना, ना कि उसका सेंसेशनलाइजेशन करना। किसी से निजी प्रश्न करने से बचना, और जब वह करना तो वह प्रश्न इस स्तर पर पूछा जाए और उस मुद्दे को इस तरह से जनता के बीच रखा जाए कि वो एक डिबेट का इशू बने, ना कि किसी को डिफेम करने का। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम किसी भी तरह के ओरल स्टोरी, इंटरव्यूज़ या ओरल रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये उतने ही ज़रूरी हैं जितनी इतिहास की किताबें और अखबारें ज़रूरी हैं। इन्हीं के तहत 3 चीज़ें आपको आज मैं सुनाता हूँ। 1991-92 की कहानी है। एक भारतीय रिसर्चर, लाहौर की ही कहानी बता रहा हूँ, पाकिस्तान में रिसर्च कर रहा था कि सही मायने में ऐसा कैसे हो गया कि जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पाकिस्तान बनने की मांग को लेकर के इतनी जल्दी भारत बदल गया। लगभग कुछ ही महीनों के अंदर वह लोग जो जनरेशन टू जनरेशन से एक दूसरे के साथ गले मिलते आए थे, वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हुए। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ भारत में बदल गई थी, वो ऐसा जानना चाहता था। उसके इस जान पहचान में उसकी सबसे पहली मुलाकात लाहौर में एक लाइब्रेरियन के साथ होती है। वह लाइब्रेरियन उसकी मदद किताबें ढूंढने में करता है और वो किताबें ढूंढने में उसे हर तरह की हेल्प करता है। वो रिसर्चर हैरान हो जाता है कि ये लाइब्रेरियन, जो कि एक बहुत ही पायस मुस्लिम मैन है, ये मेरी इस लेवल तक मदद क्यों करता है। मेरे अगले दिन सुबह आने से पहले ही मुझे हर तरह के प्रिंट आउट तैयार करके दे देता है और अपनी लिमिट से, अपनी नौकरी की हदों से बाहर जा करके मेरी मदद करता है। उसने पूछा कि भाई आप, एक दिन उसने पूछ लिया कि आप मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं। जब उसने ये सवाल किया तो लाइब्रेरियन ने उसे कहा कि भाई मेरे नमाज़ का वक्त हो गया है, मैं नमाज़ करके आऊँगा तो आपको आपका जवाब दूँगा। लाइब्रेरियन के द्वारा नमाज के बाद जवाब ये दिया जाता है कि हाँ भाई, आपने प्रश्न किया था कि भाई मैं आपकी इतनी मदद क्यों करता हूँ। तो जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, मैं मदद आपकी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पिता की भी मदद किसी के द्वारा की गई थी। वो बताता है कि मेरे पिताजी जम्मू में रहते थे और वहाँ पर मुसलमानों की पूरा का पूरा गांव ख़त्म कर दिया गया, बस्ती हिंदुओं के द्वारा। ऐसे में मेरे पिताजी का परिवार पूरा ख़त्म हो ही चुका था, बस पिताजी बचे थे। वो एक बूढ़ी औरत के पास पहुँचे कि मुझे बचा लीजिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँ,
शेल्टर मैं तुम्हें दे देती हूँ पर वो लोग मुझे और तुम्हें दोनों को मार देंगे, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ऐसे में वो उसे एक सुझाव देती है कि वहाँ मुझे पता है कि मरी हुई लाशें कहाँ रखी हुई हैं, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, और ऐसे में जब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी तो तुम वहाँ लेट जाना, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ लाशें डाल दूँगी। उन्हें पता लगेगा कि तुम भी मर चुके हो, यहाँ जिंदा कोई भी नहीं। और फिर जैसे ही थोड़ा सा समय छटता है, शाम हो, सुबह की पहली किरण तुम्हें नज़र आती है, तो तुम सियालकोट की तरफ भाग जाना। वो कहता है मैंने ये सुझाव मान लिया। मैंने यानी कि उसके पिताजी ने ये सुझाव मान लिया लाइब्रेरियन के। वो औरत उसे वहाँ ले गई, उसे लेटा दिया, उसके ऊपर कुछ लाशें डाल दी। ऐसे में उपद्रवी वहाँ पर आए और उपद्रवियों ने आकर के जब देखा कि कोई ज़िंदा है कि नहीं, उन्होंने नारे लगाए। कोई भी ज़िंदा नहीं था, लेकिन एक कलाई में एक घड़ी थी, उस कलाई से घड़ी निकालने के लिए जब उन्होंने उस पर पाँव रखा तो वो पाँव उसी शख्स पर आ गया जो वहाँ लेटा हुआ था। बामुश्किल ही कुछ सेकंड तक उसने अपनी आवाज़ को रोक रखा, लेकिन रोके रखा। सुबह की पहली किरण नज़र आई और वो सियालकोट पहुँचा और उसकी जान बच गई। ये एहसान जो औरत का उस पर था, इस एहसान की वजह से ये लाइब्रेरियन भी आज एक भारतीय की मदद कर रहा था। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि मेरे पिता की मदद की थी तुम्हारे लोग, एक हिंदू ने। ये रिसर्चर उसे कहता है कि पर मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं तो एक सिख हूँ। तो उसने कहा ठीक है, बस तुम्हारे चेहरे से इतना तो क्लियर था कि तुम मुस्लिम नहीं हो, मेरे लिए तुम सभी हिंदू ही हो। तो यहाँ से अब आप देखिए कि जो ये मुस्लिम है, ये एक तरफ तो उस हिंदू की तरफ, मतलब उस भारतीय की तरफ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहा है, इस वजह से कि कभी उसके पिता की भी मदद किसी ने भारत में की थी। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो हिंदू है, वो सिख है, या वो पारसी है, या बुद्ध है, जैन है। एक परसेप्शन ऐसा बन चुका है कि जो भी सरहद के उस पार से आ रहा है बस वो हिंदू है। वो उसे इंडियन नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा, वो उसे हिंदू रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी डीपली लोगों के जहन में ये चीज़ डाली गई होगी कि एक मुस्लिम नेशन बना है और एक हिंदू नेशन बना है। टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट कितना डीपली लोगों के बीच डाला गया होगा कि वो उस देश को पाकिस्तान, इस देश को हिंदुस्तान कंसिडर करने की बजाय वो उसे मुस्लिम स्टेट और इसे हिंदू स्टेट कंसिडर कर रहे हैं, जबकि इंडिया में हर किसी के लिए बराबर का स्थान है। यहाँ से हमें ये मानसिकता नज़र आती है। इसी रिसर्चर की एक और कहानी है, जिस कहानी के तहत ये अब रुकने के लिए एक हॉस्टल में पहुंचा है। हॉस्टल में जो वार्डन है उससे इसकी बातचीत होती है। वार्डन इसे एक कहानी बताता है कि भाई तुम क्योंकि हिंदुस्तानी हो तो कमरा तो तुम्हें मैं नहीं दूंगा, लेकिन चलो तुम्हें मैं चाय पिलाता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ। चाय पिलाने और कहानी सुनाने के साथ कहानी उसने ये सुनाई कि 1925 के दौर में जब मैं मेरी कुछ समय के लिए भारत में ड्यूटी लगी थी, वहाँ पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी वहाँ मैं क्लर्क के तौर पर अपॉइंटेड था। तो ऐसे में मेरे एक दोस्त ने मुझे लाहौर से ये कहा कि भाई वहीं दिल्ली में, दिल्ली पहाड़गंज नाम की जगह में उसके पुराने नेबर रहते हैं, जब वो भारत में रहा करता था, तो क्या तुम उसे चिट्ठी पहुँचाओ? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने, ये वार्डन बता रहा है कि जब एज अ क्लर्क मैं वहाँ से बाहर निकला पहाड़गंज जाने के लिए, तो मैंने वहाँ एक सिख आदमी जा रहा था, उससे पूछा कि भाई पहाड़गंज का रास्ता किस तरफ है। उसने मुझे पूछा कि भाई कौन नए रिफ्यूजी हो क्या यहाँ पर? तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ, मैं लाहौर से हूँ, मैं मुस्लिम, मैं पंजाबी मुस्लिम हूँ, मैं लाहौर से हूँ, पंजाबी मुस्लिम हूँ, चिट्ठी पहुँचाने जाना है। वो सिख एकदम से उसकी तरफ आया। एक समय के लिए तो उसे लगा कि अब वो गया, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन सिख ने आकर के उसे गले लगा दिया। कहता सदियों, सालों के बाद किसी मुस्लिम पंजाबी के गले लग रहा है। सदियाँ बिता दी हमने इन्हीं के साथ, लेकिन यहाँ दिल्ली में मुझे एक भी नहीं मिलता मेरा मुस्लिम पंजाबी भाई। तो इस कहानी से हमें ये नज़र आता है कि लोग जो है ना, सही मायने में जो आम लोग हैं उनमें प्रेम बहुत था, उनमें आपस में प्रेम रस की कमी कोई नहीं थी, सामंजस्य बहुत था। मिलजुल करके जनरेशन्स जी हैं, भारत में काम किया है, एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाए हैं। टॉलरेंस बहुत ही भारतीय कल्चर में बहुत टॉलरेंस, सभी धर्मों का मिला जुला सा एक मिश्रण भारत उभर करके आया था। यह लगाव, उसका गले मिलाना इस बात को दर्शाता था कि भारत बन भी गया, पाकिस्तान बन भी गया, भारत इस तरफ रह गया, लेकिन सही मायने में जो लोग हैं वो बट नहीं पाए थे। एक वर्ग यह भी था। इसी तरह से इसकी मुलाकात अगले दिन एक पर्सन से हो जाती है, इसी रिसर्चर की। अब ये तीसरे पर्सन से मिलेगा। उस पर्सन से मुलाकात हो जाती है। ये कुछ बताए इसके पहले ही वो पर्सन इसे ये अज्यूम कर बैठता है कि ये कोई पाकिस्तानी लड़का है जो विदेश में पढ़ने गया है और यहाँ छुट्टी बिताने आया पाकिस्तान में। तो वो उसे कहता है कि बेटा, बहुत खुशी की बात है कि तुम विदेश में पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी तुमसे यही इल्तिजा है कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो और वापस और कौम के लिए काम करो, कौम के नाम पर काम करो। ऐसे में वो बहुत हेजिटेट करते बता बैठता है कि मैं तो इंडियन हूँ।
वो शख्स इतने प्रेम से उससे बातें कर रहा होता है, एकदम से उसका रवैया बदल जाता है जैसे ही वो ये सुनता है कि सामने वाला इंडियन है। वो पूरी तरह से इंडिफरेंट हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगी तबाह की है, तुम लोगों ने हमें दर्द दिए हैं, नासूर दिया, तुम लोगों ने हमारे मुल्क को ख़त्म किया है। तो एक वर्ग यह भी था जिसके भीतर यह दर्द, यह एक दूसरे को लेकर के क्वेरल इतना डीप जा चुका था कि 1991-92 की बातें सुना रहा हूँ। 1947 का बंटवारा हुआ है, 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन दर्द अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, 50 साल बीत चुके हैं। तो सोचने में अब यहाँ पर ये कहानी आती है कि बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया भारत को डिफरेंट वे में। एक वर्ग ऐसा है जिसका स्टेटस थोड़ा न्यूट्रल है, लेकिन वो बस ये मान बैठा है कि एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब उसके लिए हिंदू ही है। एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी ढूंढता है अपने उस पुराने वक्त को, पुराने समय को, उसके मन में कोई बैर ही नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो पूरी तरह से बैर रखता है और बस उसके सामने एक शब्द आना चाहिए, इंडियन। ऐसे में यही थॉट इंडिया में पनपते रहे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के मन में पनपते रहे इंडियंस के लिए। आपने इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा। ऐसा लगता है जैसे दो मुल्कों का आक्रोश फूट रहा हो, लड़ाई हो रही हो, जैसे बॉर्डर पे जंग चल रही हो। राष्ट्रवाद को उजागर करने के लिए और एक स्यूडो नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाने के लिए ये बढ़िया है, लेकिन सही मायने में कोई भी राष्ट्रवाद इतना ना जग जाए कि हम मानववाद को ही भूल जाएं। प्रत्येक राष्ट्रवाद का आधार मानववाद होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जन्म ही मानवता को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए होता है। मानवता जब त्रस्त होती है, ह्यूमन जब पूरी तरह से सफ़र कर रहा होता है किसी भी शक्ति के हाथों, चाहे फिर वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, बी इट एनी पावर, तब वो अपना एक कॉमन फ्यूचर एस्पायर करता है कि इन बेड़ियों से मुक्त होकर के कैसा जीवन होगा। उसके लिए वह जिस धारणा को अपनाता है, जिस ज़मीन में वो ऐसा भविष्य देख रहा होता है, वह ज़मीन उसकी राष्ट्र बनती है, वह लोग राष्ट्रवादी होते हैं। तो सही मायने में प्रत्येक राष्ट्रवाद का जन्म मानववाद से ही होता है। किसी भी राष्ट्रवाद में हम मानववाद को ख़त्म नहीं कर सकते, इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरी बातें कहानियों सरीखे लगती तो होंगी, लेकिन मुद्दा यही है कि पढ़ कर के भी हमें करना क्या है। पढ़ कर के हमें ज़मीनी हकीकतों को समझना है, हमें उस दर्द, उस मर्म को जानना और समझना है जिससे लोग गुज़रे हैं, जिससे लोग गुज़र रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में गुज़रेंगे। और सही मायने में एक जागरूक मनुष्य का, नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि वो लोगों को समझे, उनकी खुशियों को, उनके दर्द को, उनकी कामयाबी नाकामयाबियों को समझ करके उनके लिए बेहतर समस्याओं का हल पैदा करें। यही जीवन की सार्थकता है, उसी दिशा में पढ़ाई हमें आगे लेकर के जाती है। ये माहौल पार्टीशन का जो बना है, इसके कई चरण थे, अपने अपने लेवल पर ये उभर करके आए हैं। इसमें जो कोर में है वो है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, जिसमें धर्म का इस्तेमाल किया गया। कम्युनलिज्म की थ्योरी ये मानती है अपने आप में, मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ, मैंने बताया है। कम्युनलिज्म की थ्योरी के 3 चरण होते हैं। फ़ेज़ 1 में ऐसा माना जाता है, जो शुरुआती तौर में ऐसा माना जाता है कि भाई जो सेम रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनके सेकुलर इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरेस्ट उनके सेम होंगे। अगर आप मुस्लिम धर्म से आते हैं तो आपकी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट सेम होंगी। अगर कोई सिख धर्म से आता है तो उनकी अपनी सेम होंगी, हिंदूज़ की अपनी अलग सेम होंगी, ये सब की अपनी अपनी सेम होती हैं, क्योंकि ये सारे सेम रिलीजन से आते हैं। तो सभी मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ज़रूरतें सेम ही होंगी, डिफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेम धर्म से आते हैं। ऐसा फ़ेज़ 1 होता है। फ़ेज़ 2 में ऐसा माना जाता है, ये फ़ेज़ 2 है, इसमें माना जाता है कि जो मुसलमानों की, क्योंकि वो सेम रिलीजन से आते हैं, हिंदू क्योंकि वो अपने सेम रिलीजन से आते हैं, तो उनकी जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, उनमें आपस में भिन्नता है, डिस्टिंक्शन है। ये सेकंड फ़ेज़। और तीसरे फ़ेज़ में ये माना जाता है कि भाई जो मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हिंदुओं की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफ़र ही नहीं, एंटागोनिस्टिक भी हैं, वो एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि हिंदुओं की अगर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर इसका मतलब मुस्लिम का नुकसान हो रहा है, और अगर मुसलमानों की हो रही हैं तो इसका मतलब हिंदू का नुकसान हो रहा है। इसके लिए दोनों में से उसी की पूरी हो सकती हैं। अगर कोई दूसरा ख़त्म हो जाए तो किसी एक की ही पूरी हो सकती है। चीज़ एक ही है, दोनों को लेनी है, जो हथिया जाए वो हथिया जाए। इसके तहत एंटागोनिज़म का, एक्सट्रीम कम्युनलिज़म का फ़ेज़ जागरूक हो जाता है। तो ये 3 फेजेस के तहत ये सारी थ्योरी इवॉल्व होती है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स
बहुत सारे फैक्टर्स रोल इंटरप्ले करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। बहुत सारे इतिहासकारों ने पता लगाने की कोशिश की कि शायद ये भारत की एक बहुत लंबे इतिहास का ही फीचर है, एक लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया की कम्युनलिज्म की, जिसमें उन्होंने मिडेवल इंडिया के दौरान होने वाले कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया। लेकिन वो यह बताना भी भूल गए कि कन्फ्लिक्ट्स, जहाँ कन्फ्लिक्ट्स थे, एक हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है, वहीं एक हिस्ट्री ऑफ शेयरिंग भी है। अगर वो कन्फ्लिक्ट्स में थे लोग तो वो शेयर भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। एक हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस भी है। तो कन्फ्लिक्ट्स को आप कम्युनलिज्म नहीं मान सकते, कन्फ्लिक्ट्स पार्टीशन का आधार नहीं हो सकते। जहाँ कन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ शेयरिंग भी है, वहाँ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस भी है, और ये लंबे समय तक चलता आया है। अमूमन कम्युनलिज्म मॉडर्न पीरियड का एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि आपको एक अनफॉर्चुनेट गिफ्ट है। मॉडर्न पीरियड में जब एक पॉलिटिकल सिस्टम उभर करके आया, जब वोट बैंक सिस्टम उभर करके आया, इलेक्शन बेस्ड अपरेटस उभर करके आए, राजनीति उभर करके आई, ऐसे में आपको अपने साथ अधिक से अधिक लोग जोड़ने हैं, अपनी वोटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वोट बैंक तैयार करने हैं। ऐसे में आपने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक यह हथकंडा भी अपनाया जिसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। लोगों को आपने अपने साथ लामबंद किया, यह कह करके कि भाई क्योंकि वह आप एक नेता के तौर पर उनके धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप उनकी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो कि उनकी एज अ कम्युनिटी बहुत ही डिस्टिंक्ट है हिंदू से, सिखों से, पारसी, जैन, बुद्धों से। और ऐसे में आप ही उन्हें बेटर सर्व कर सकते हैं। उन्हें आपके साथ आना है, और आपके साथ जब वो आ रहे हैं तो ऐसे में उन्हें आप अपने साथ जोड़ रहे हैं ये कह करके कि यह हिंदू या सिख, ये जो पारसी हैं, ये आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ मिल करके इनका पतन कर दूंगा, इनका खात्मा कर दूंगा। ऐसा ही हिंदू, सिख, पारसी सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में। तो इस तरह से जब आपको एक स्कोप मिला कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिक्स एग्जिस्टेंस में आने लगी, जिसमें वोटिंग इंपॉर्टेंट होने लगी, तो वोट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ पाएँ। ऐसे में आपने ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत एक स्ट्रॉन्ग कम्युनलिस्टिक फेज़ की शुरुआत होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सारी बातें मैंने पहले के लेक्चर्स में डिटेल में बताई हैं, मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लेकिन यह बात बिल्कुल करेक्ट है कि कोई एक पर्सन कम्युनलिज्म को पूरी तरह से खड़ा नहीं कर सकता, कोई एक पार्टी कम्युनलिज्म को खड़ा नहीं कर सकती, चाहे वो फिर मुस्लिम लीग हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो। कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म को पूरी तरह से खड़ा नहीं कर सकती। कम्युनलिज्म लोगों से ही आएगा, और उसके कई सारे फैक्टर्स, कई सारे रीज़न्स हो जाते हैं, कई सारे कारण हो जाते हैं, कॉजेज़। हाँ, यह पर्सन, यह कम्युनिटी, यह पर्सन, यह ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी प्रोसेस उस लोगों के बीच उत्पन्न हो रही इस भावना को चैनलाइज ज़रूर करते हैं, एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करते हैं और एक डायरेक्शन की ओर लीड करते हैं। इसलिए उन लोगों का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का और उन माइंडसेट और आइडियोलॉजीज़ का डिस्कशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जब उन अलग अलग कारणों के बारे में देखते हैं तो इकोनॉमिक कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल सिस्टम जो भारत में एग्जिस्ट करता था, उसमें एक परमानेंट अंडर डेवलपमेंट जो उन्होंने डेवलप करा करके रखी। पहले भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही थी, उनको नष्ट कर दिया गया। भारतीय किसानों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। अपनी हाई लेवल परमानेंट ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम और महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम ला करके, बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यूज़ और रेंट चार्ज करके, उनसे कई तरह की इलीगल एग्जैक्शंस लेकर के ज़मींदारों को, जागीरदारों को, ताल्लुकदारों को अपने साथ जोड़ा अंग्रेज़ों ने, और इन लोगों ने जम करके कहर ढाया है किसानों के ऊपर। किसान तबाह कर दिया गया। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत हमारे हैंडीक्राफ्ट तबाह कर दिए गए। बाद में हमारे उद्योगपतियों को उठने नहीं दिया। इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग अंडर डेवलपमेंट का फेज़ चला है। कॉलोनी के तौर पर भारत को डेवलप किया, अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया में कंज्यूम कराना, इंडियन रॉ मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना, इंडिया में वैल्यू एडिशन होने ना देना, यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ना होने देना, क्योंकि ना तो यहाँ पर इंडस्ट्री पनपने देते थे, और दूसरा जितना भी यहाँ से इंडस्ट्री या दूसरी चीज़ों का उत्पादन होगा अगर, तो उसके लिए विदेशी धन भारत में निवेश कराते थे, जो कि उस समय में उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, और इंडियन ट्रेजरी से उसे गारंटीड रिटर्न्स देते थे। तो हर तरह से इंडिया से पैसों की निकासी, इकोनॉमिक ड्रेन करना, इंडियन हैंडीक्राफ्ट मैनुअल इंडस्ट्री को तबाह करना, इंडियन पीजेंट को नुकसान पहुंचाना, इंडियन इंडस्ट्री को मैकेनाइजेशन की तरफ ना कन्वर्ट करना, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को समर्थन ना देना, इंडिया को कॉलोनी के तौर पर डेवलप करना। इससे होने ये लगा कि भारत में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उपलब्धियां नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, जॉब नहीं थी, लेकिन उसके साइमल्टेनियसली ही अपने लेवल पर बहुत ही लो लेवल सपोर्ट सिस्टम, यानी कि असिस्टेंट, क्लर्क्स पैदा करने के लिए
एक लेवल तक इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके तहत लोग इंग्लिश एजुकेटेड हुए, धीरे धीरे वो अवेकन्ड हुए, वो पढ़ने लिखने लगे, बैरिस्टर बने। अब कुछ प्रोफेशनल जॉब्स यहाँ पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलने लगी, यानी कि मिडिल क्लास सेक्शन का जन्म होने लगा। और ये मिडिल क्लास सेक्शन में सबसे पहले जो एनलाइटनमेंट का फेज़ माना जाता है मेनली हिंदूज़ में और हिंदुओं में, उनके बीच में जो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने हैं। ऐसे में तेज़ी से जब 1914 से 1940 की बात आएगी, यानी कि वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 के बीच का ये सारा इंटर वॉर पीरियड है, इस दौरान बहुत सी चीज़ें पीक पर पहुंच जाती हैं। एक तो वर्ल्ड वार 1 में लगे हुए हैं अंग्रेज़, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, अंग्रेज़ों के द्वारा रेंट फिर से बढ़ाया जा रहा है ज़मीनों का, और इस समय में बेरोज़गारी ज़बरदस्त है। तो वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 के बीच में एक तो वर्ल्ड वार 1 के दौरान की गई महंगाई, उसके बाद 1930 का डिप्रेशन, उसके दौरान बड़े लेवल पर आर्थिक मंदी का दौर आ जाना, और उसके बाद फिर से वर्ल्ड वार 2 के दौरान महंगाई। इस दौरान दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। वर्कर, स्टूडेंट, पीजेंट बहुत परेशान है महंगाई से, और स्टूडेंट, न्यूली एजुकेटेड लोग कम यहाँ पर यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड है। ऐसे में ये जो मिडिल क्लास वर्ग होता है ना, इसे उस समय में अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत थी, और अपॉर्चुनिटीज़ मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में थी। और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को ऐसा माना जाता था कि लंबे समय से कांग्रेस अपने साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए 1880 ऑनवर्ड सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को प्रेरित किया कि भाई आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में आइए, आप कुरान को और रिलीजियस एजुकेशन को अपने रिलीजियस दायरे तक रखिए, लेकिन उससे आगे बढ़ कर के आप सेकुलर एजुकेशन, साइंसेज, टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न वर्ल्ड की नॉलेज को लीजिए, ताकि आप भी ब्रिटिश ऑपरेटर्स में एब्जॉर्ब हो सकें और उन जॉब्स को आप ले सकें। इसके लिए मुस्लिम्स भी एजुकेट होने लगे, और फिर अल्टीमेटली उन्हें भी ये दिखने लगा कि हमें नौकरियां चाहिए। ऐसे में 1915 से 20 के बीच में एक इंटेंस कंपटीशन है यूथ के बीच में, जॉब जिन्हें चाहिए, और अंग्रेज़ों को अपना शासन यहाँ पर परमानेंट बनाए रखना था। मुस्लिम लीग जैसी एक पार्टी उनके द्वारा खड़ी की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को काउंटर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर्स को खड़ा किया। ऐसे में हिंदू यूथ को काउंटर करने के लिए मुस्लिम यूथ का इस्तेमाल किया। तो अगर यहाँ पर आपके लीडर को ये दिख पा रहा है कि आप ब्रिटिशर्स के साथ एक क्लोजनेस रख सकते हैं, और उस क्लोजनेस की वजह से ब्रिटिशर्स आपकी कम्युनिटी के लड़कों को, लड़कियों को, लोगों को बेटर गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, तो फिर आप उन लोगों को धर्म के आधार पर अपने साथ जोड़ सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी हमें अपने इंटरेस्ट सर्व कराने हैं, और इस समय रूलर ब्रिटिशर्स हैं, हमें उनके खिलाफ़ नहीं जाना है, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ नहीं देना है। लोग भी उस समय अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, ख़ासतौर पर मिडिल क्लास सेगमेंट। उसे अपनी इंडस्ट्री बचानी है, उसे अपने मर्चेंट को अपना ट्रेड बचाना है, अपनी शॉप्स बचानी है, प्रोफेशनल्स को वाइट कॉलर जॉब्स चाहिए, स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखला चाहिए। तो ये जो मिडिल क्लास सेक्शन है, यह भी उस लीडर के पीछे ज़रूर लामबंद होगा, इस उम्मीद में कि हाँ भाई किसी तरह से हम, क्योंकि सारे एक धर्म से बिलोंग करते हैं, इस नाम पर हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी है, और ब्रिटिशर्स बीइंग अ मुस्लिम हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बीइंग अ हिंदू पार्टी हम लोगों को पीछे रख रही है, विकास के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक कंडीशन कॉजेज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा, जिसकी वजह से उन लीडर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ पाए और अंग्रेज़ों से धर्म के आधार पर बेनिफिट्स ले पाए। और ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज़ में कोई चूक नहीं दिखाई, क्योंकि वो हमेशा से डिवाइड एंड रूल रोमन कंसेप्ट में बिलीव करते थे कि बांटो और राज करो की नीति है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक वर्ग को समय समय पर बांटने का काम किया था, और हिंदू मुस्लिम को बांटने का यह काम एक दिन पाकिस्तान के बंटवारे पर जाकर के ख़त्म हुआ। इसी तरह से कम्युनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, भारत में कई तरह के क्लास कन्फ्लिक्ट हुए, जैसे पीजेंट और ज़मींदार के बीच में, आप अगर मालाबार की बात करें दक्षिण की, और बंगाल की बात करें, इसी तरह से पंजाब की बात करें तो जो मनी लेंडर है और डेटर में, जो कर्जा देने वाला है और जो कर्जा लेने वाला है, उसके बीच में ये कन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक और सोशल थे, और ये हमेशा से एग्जिस्ट करते आ रहे थे। लेकिन इस समय में मुद्दा ये हो जाता था कि आप उस कन्फ्लिक्ट को धार्मिक रंग देने का काम करते थे। जैसे आपने यह काम किया कि जब आपने बंगाल की बात की, तो आपने धार्मिक रंग देने का काम किया। ईस्ट बंगाल में आपने यह रंग देने का काम किया कि जो वहाँ पर ईस्ट बंगाल में किसान है वो हिंदू है, और जो ज़मींदार है वो मुस्लिम है। इसी तरह से जब आपने मालाबार की बात की, तो वहाँ पर जो किसान है वो मुस्लिम है, लेकिन जो ज़मींदार है वो हिंदू है। तो आपने ये जो नेचुरली इनहेरिटेड कन्फ्लिक्ट हैं इन क्लासेस के, इन कन्फ्लिक्ट्स को धर्म का नाम दिया कि भाई ये क्लैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि
बंगाल की बात करें तो जो रिच क्लास है, मान लीजिए ईस्ट बंगाल में, जो बांग्लादेश बना बाद में, क्योंकि वह ज़मींदार मुस्लिम है इसलिए वो हिंदू किसान के ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, ये कारण है। और क्योंकि दक्षिण में जो ज़मींदार हैं वो हिंदू है, वो किसान मुस्लिम है, इसलिए उस पर उत्पीड़न। तो उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो उनके कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। और क्योंकि आप रिलीजियसली एंटागोनिस्ट हैं, आप दो विपरीत धर्मों से आते हैं, इसकी वजह से आपका एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट है, उत्पीड़न हो रहा है, इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसके तहत लोगों के बीच में सांप्रदायिकता की भावना पैदा की जाती है, ताकि पूरी की पूरी पीजेंट क्लास, अगर वो मुस्लिम पीजेंट क्लास है और हिंदू ज़मींदारों के हाथों उत्पीड़न हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी मुस्लिम क्लास धर्म के आधार पर हमारे साथ आकर के जुड़ जाए। क्योंकि सही मायने में उसके परेशानी का कारण ये है कि उसके लैंड में इरिगेशन नहीं है, उसके लैंड का डेवलपमेंट नहीं है, लैंड फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी लूज़ कर रहा है, उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सही कीमत नहीं मिल रही है, उसके साथ सही तरीके से लैंड सेटलमेंट एग्रीमेंट्स नहीं हुए हैं, उसके पास टेनेंसी के राइट्स नहीं। ये सारे टेक्निकल इश्यूज़ थे, इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत थी। ये सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत थी। जाति का भेद था, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये चीज़ें लॉन्ग टर्म टाइम लेती हैं, ये पॉलिसी इंटरवेंशंस की गेम है। इसके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ग्राउंड लेवल पर वर्क करने चाहिए, ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इमीडिएटली आपको उन मासेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वे है कि भाई धर्म के आधार पर उनको कहिए कि भाई आपका उत्पीड़न ये जमींदार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हिंदू है, आप मुस्लिम हैं, तो आप हमारे साथ आइए। या फिर हिंदुओं को कहिए कि आपका उत्पीड़न ज़मींदार इसलिए कर रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, आप हमारे साथ आइए। इस तरह से तेज़ी से, बिना कुछ डिलीवर किए, सही मायने में जिस रिलीजन का नाम लेकर के आप वो कम्युनलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, आपका पर्पस उस रिलीजन को भी सर्व करना नहीं है। रिलीजन को यहाँ पर आपने एक व्हीकल बना रखा है जिस पर चढ़ करके आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, दैट्स इट। सही मायने में रिलीजन यहाँ पर आपका एंड नहीं है, रिलीजन आपका एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, गोल नहीं है, वो एक व्हीकल है, उसका आप सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपका उद्देश्य अपने राजनीतिक हितों को सर्व करना है, यही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो ये जो एक कम्युनल रंग दिया जाता रहा है भारत में अक्सर इन कन्फ्लिक्टों को, इसका भी एक कारण है कि भारत में कम्युनलिज्म तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया और वो बाद में आपको पार्टीशन के तौर पर दिखा। और आपने नोटिस किया होगा कि 1922 से 1930 के बीच में बड़े स्तर पर भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, जहाँ पर भी, जिस स्तर पर भी आपको क्लास कन्फ्लिक्ट नज़र आए हैं, जो कि रियली एक इकोनॉमिक कंडीशन थी, एक सोशल कंडीशन थी, उसको आपने एक रिलीजियस कलर दे करके ऑलवेज़ उन कम्युनिटीज़ को अपने साथ मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपना जनाधार बड़ा दिखाने के लिए सरकारों को, और अपना जनाधार बड़ा दिखाने के लिए उस समय की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि वो आपको तवज्जो दे, आपको साथ लेकर के आगे बढ़े, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए, सही मायने में देखें तो ये अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी जिन्होंने बड़े लेवल पर कम्युनलिज्म को जन्म लेने दिया। सही बात है कि भारतीयों में कमज़ोरियाँ थी, कन्फ्लिक्ट उनमें एग्जिस्ट करते थे, भारतीयों में एक एंटागोनिज़म नज़र आ रहा था, हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू सिखों के बीच में, सिखों मुस्लिमों के बीच में, ये बात तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब तक उसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डायरेक्शन ना दी जाए, गवर्नमेंट उसे नर्चर ना करे, पूरी तरह से उभरने ना दे, तब तक वो उस लेवल पर आगे नहीं बढ़ सकता। गवर्नमेंट उसे क्रश भी कर सकती थी। गवर्नमेंट समय रहते जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो डिप्रीवेशंस हैं लोगों की, उन्हें सर्व करती, उनकी डिमांड्स को सुनती, उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करती, तो वो उस लेवल पर उन लीडर्स को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं आने देती कि वो लीडर्स लोगों को धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ें। क्योंकि जो जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जो गरीब है, जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसे ही कोई अपने साथ जोड़ेगा इस वायदे के नाम पर कि भाई मैं तुम्हें ये सुविधाएं दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे धर्म से बिलोंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा बड़ा शुभचिंतक हूँ। जब उस पर्सन को दिख रहा है कि जो इमीडिएट जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो पुलिस सिस्टम, लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन्ड है, उसके साथ कोई ज़मींदार, किसी तरह का मनी लैंडर, कोई बैंकर, कोई मर्चेंट, कोई यूरोपियन प्लांटर, कोई ब्रिटिश एजेंट, कोई धोखाधड़ी, कोई धांधली नहीं कर सकता, उसका उत्पीड़न नहीं कर सकता, तो फिर वो किसी मुस्लिम या हिंदू के पीछे क्यों लगेगा? फिर तो चुप करके वो एग्जिस्ट करेगा और वो लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करेगा, वो जस्टिस सिस्टम में बिलीव करेगा, वो सरकार के पास जाएगा जब उसे कोई तंगी होगी। लेकिन सरकार यहाँ पर डेलिबरेटली ये नहीं कर रही है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में बिलीव करती है और वो चाहती है कि इन चीज़ों को उत्पन्न होने दे। 1857 के रिवॉल्ट में उन्हें ऐसा लगता था कि मुस्लिम्स की कॉन्स्पिरेसी है, तो उन्होंने हिंदूज़ को प्रमोट किया, गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें प्रेफर किया, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उनकी बनने दी। जब वो मजबूत हो गए, राष्ट्रवाद का झंडा उठा लिया, जब वो पढ़ लिख कर गए, एजुकेट हो गए, सिविल राइट्स मांगने लगे, ह्यूमन राइट्स मांगने लगे और बात करने लगे कि हमें पॉलिटिकल एजिटेशंस करने दिए जाएँ, डेमोन्स्ट्रेशंस करने दिए, पार्टी बनाने दी जाए,
तब अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमारे जो पाले हुए दानव हैं, अब ये तो हमारा ही पतन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हिंदुओं को काउंटर करने के लिए मुस्लिम चुन लिए। फिर किताबें छपने लगी, अखबारों में आने लगा कि मुस्लिम तो सोशो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, ये तो 1857 का रिवॉल्ट कर ही नहीं सकते थे, हमें इन्हें फेवर करना चाहिए। फिर 1875 ऑनवर्ड स्टोरी बदल गई पूरी तरह से। फिर मुस्लिमों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। सर सैयद अहमद खान मजबूत कर दिए गए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित हुआ। उसका पूरा पर्पस ही एक समय के बाद बदल दिया और अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हो गई। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के विरोधी हो गए और वो मुसलमानों को ये कहने लगे कि भैया आपको कांग्रेस का समर्थन नहीं देना, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेज़ों का विरोध कर रही है। ऐसे में अगर भारत अंग्रेज़ छोड़ करके चले जाते हैं तो ये हिंदू तुम्हारा उत्पीड़न करेंगे, तो हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है और ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पर बना रहे। हमें इंग्लिश एजुकेशन लेनी है, नई साइंस नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, हमें ब्रिटिशर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, हमें उनके प्रति लॉयल्टी रखनी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रो करा सकें, इसके लिए हमें उनका समर्थन करना है। तो इस तरह से आपकी एक प्रो गवर्नमेंट पॉलिसी चली है, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप बहुत लेट अवेकन्ड हुए हैं। मैं यहाँ पर सैयद अहमद खान की और उनके द्वारा जो मुस्लिमों के लिए हितैषी बातें की गई वो बता रहा हूँ कि वो ये कहते थे कि भाई आप बहुत लेट अवेकन्ड हुए हैं और कांग्रेस के प्रति आपको अधिकार बहुत देर से मिलने शुरू हुए हैं, आप बहुत पिछड़ जाएंगे। अगर भारत इस परिस्थिति में ही आज़ाद हो जाता है तो उस आज़ाद भारत में आप हमेशा सो कॉल्ड एजुकेटेड हिंदूज़ के द्वारा डिटेरिएटेड रहेंगे, आपको डोमिनेट किया जाएगा, आपको दबाया जाएगा। इसके लिए आपकी परिस्थितियाँ सुधरनी भी ज़रूरी हैं और वो तभी हो सकता है कि सरकार आपकी तरफ ध्यान दे, सरकार आपको समर्थित करे। और सरकार ने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, किसी चीज़ को भी सरकार ने रुकने नहीं दिया है। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ही हैं मेनली जिन्होंने रोल प्ले किया है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हर बार दोहरा मापदंड, डबल फेस यहाँ पर अपनाया है, जिसे हम हिपोक्रेसी कहते हैं। देखिए आप इम्पॉर्टेंटली नोट करिए कि सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें पनपने दिया, इनफैक्ट उन्हें वेलकम किया, उन्हें अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करते थे, उनका सम्मान करते थे स्टेजेस पर, उनको लोगों के सामने हीरो की तरह प्रोजेक्ट करते थे। ये एक बड़ी बात थी। जबकि जब आप पूछते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कम्युनलिज्म कैसे पैदा किया, तो ब्रिटिशर्स इन प्रैक्टिसेस से बच सकते थे, उन्हें डिफेम कर सकते थे, उन्हें पनिश कर सकते थे, उन्हें डिमीन कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें प्रमोट किया, उन्हें और स्ट्रेंथन किया, उनके हाथों को और मजबूत किया और उन्हें पॉपुलराइज़ किया लोगों के बीच में, उन्हें वेलकम किया। ये बड़ी बात है। कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जिस्ट करने देते थे, इनफैक्ट बुलाते थे कि आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में जैसे उसका गठन होना। उसका गठन ही इसलिए किया गया कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो उस समय में कांग्रेस की भंग आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, उसको कमज़ोर करने के लिए ईस्ट बंगाल में एक मूवमेंट खड़ी की जाए मुसलमानों की, जो कांग्रेस की मूवमेंट को कमज़ोर करे। ऐसे में उन ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करना, उन्हें मजबूत करना, ये बड़ी चीज़ थी। उनके द्वारा जो प्रेस, जर्नल्स, जो उनके पब्लिकेशंस हैं, उन्हें फ्रीली छपने देना, उन्हें किसी तरह की रोक टोक ना होने देना, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। उनकी फंडिंग, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्हें कोटा प्रोवाइड करना, इस तरह से उन्हें और नर्चर करना, पॉलिश करना, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। उनको एक्सेप्ट करना, हालांकि वो एक कम्युनलिस्ट फैक्शन के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका बेस बहुत ही नैरो वीक है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना ये कि आप मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में उनकी इमेज प्रोजेक्ट करना कि सही मायने में आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मासेस, जैसे मुस्लिम लीग के साथ कि भाई आप मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को यह कहना कि आप माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं, जो सही मायने में मासेस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कह रहे हैं। नेशनलिस्ट फोर्सेस को वीक करना, नेशनलिस्ट फोर्सेस पे बैन लगाने, नेशनलिस्ट फोर्सेस के बुक्स, जर्नल्स पर रोक लगानी, लेकिन कम्युनलिस्टों को स्ट्रेंथन करना, उनको और प्रमोट करना, उन पर रोक ना लगाना, उन्हें लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मान करके चलना, इस तरह के सभी तरह के तरीके अपना करके ब्रिटिशर्स ने कम्युनलिज्म को भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पनपने दिया। इसका एक भयावह चेहरे अभी आगे आ जा करके भी आपको ब्रिटिशर्स का समझ आएगा। रोल ऑफ ए हिंदू टेंज। देखिए भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने के लिए लोगों की अस्मिता को जगाना पड़ता है, उन्हें चेतन करना पड़ता है, उनमें आत्मविश्वास भरना पड़ता है, आत्मसम्मान भरना पड़ता है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, चेतना की इस पूरी की पूरी गाथा में अब हुआ ये है कि चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात कर लें, चाहे और डिफरेंट वर्ग की बात कर लें, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके द्वारा शिवाजी त्यौहार मनाया जाना, उनके द्वारा गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव मनाया जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाना, भारत माता का चित्र बनाना, उनकी इमेज बनाना, और उसके बाद गंगा में डुबकी लेकर के सारा प्रोसेशन आगे लेकर के जाना। फिर शुद्धिकरण की मूवमेंट हिंदू महासभा के द्वारा
शुद्धिकरण की मूवमेंट, इसके पहले आर्य समाज के द्वारा शुद्धिकरण की मूवमेंट, जो लोग मुस्लिम बन चुके हैं उन्हें वापस लेकर के आना हिंदू धर्म के अंदर, फिर मस्जिदों के बाहर जा कर के म्यूज़िक बजाना जब उनका नमाज़ अदा करने का समय होगा, और फिर इसी तरह से ये जो एक स्ट्रॉन्ग ये जो नारे लगाए गए भारत माता की जय की बात करना, ये हिंदुओं को जोड़ा गया। ये बताया गया कि भाई जो आपका अल्टीमेट जो उनके अंदर अस्मिता जगाई गई, जो उनको चेतन किया गया, उसके लिए बहुत सारे धार्मिक अलंकरणों का इस्तेमाल किया गया, धार्मिक पर्सनैलिटीज़ का यूज़ किया गया, प्रीचर्स आगे निकल कर के आए। जब उन्होंने ये सब स्लोगन, जब इन सब देवी देवताओं का इस्तेमाल किया है, जब भारत माता को माँ दुर्गा के तौर रूप में दिखाया जा रहा है, जब माँ सरस्वती का वहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों ने अल्टीमेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है। जब इस तरह से ये बताना कि भाई जो भारतीय हैं वो यहाँ के सपूत हैं, भारत के नेटिव्स जो हैं वो हिंदूज़ हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो इन्वेडर्स हैं, जो भारतीय हैं वो इन्वेडेड हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो डिसेंडेंट्स ऑफ इन्वेडर हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं। इस तरह से ये जो एक बहुत बड़ा हिंदू टिंज प्रोवाइड किया गया, इसने भी उन मुस्लिम कम्युनलिस्टों को बहुत बड़ा समर्थन दे दिया कि वो मुसलमानों को अपने साथ लामबंद कर सकें और आगे बढ़ा सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो राष्ट्रवाद की चेतना का एक नकारात्मक प्रभाव ये भी पड़ गया कि चाहे वो गौ रक्षा अभियान हो, चाहे वो शुद्धिकरण हो, घर वापसी का अभियान हो, चाहे वो भजन कीर्तन करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम हो, मस्जिदों के बाहर ही वो भजन कीर्तन हो रहा है, और मुसलमानों में, इस्लाम में आपको पता है कि म्यूज़िक निषेध है। ऐसे में उनके नमाज में भी, उनके अज़ान में भी उनको ये था कि भाई इसमें बाधा पैदा होती है। फिर जितने भी हिंदू धर्म देवी देवता ईडियम्स अलंकरण इनका प्रयोग करना, ये एक लेवल पर राष्ट्रवाद जगाने में ठीक रहा, लेकिन सही दूसरी तरफ इसने रिफ्ट भी क्रिएट कर दिया। ये भी एक प्रॉब्लम की बात है, और मुस्लिम फंडामेंटलिस्टों ने ये मौका छोड़ा नहीं, उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, और इसका फिर आगे जा कर के नेगेटिव यूज़ भी हुआ है, और वही कम्युनलिज्म हो करके निकल कर के आया। इसी तरह से कम्युनल व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने भी नेगेटिव वे में देखा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव आस्पेक्ट है। जेम्स स्मिथ से ये कहानी की शुरुआत हो जाती है। भारत की हिस्ट्री को इस तरह से देखा गया कि एंशंट हिस्ट्री हिंदू हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री मुस्लिम हिस्ट्री है। बाद में हिस्टोरियंस ने, ब्रिटिशर्स ने, हमारे नेशनलिस्टों में भी कई वर्गों ने इसको इसी तरह से देखना शुरू कर दिया, जबकि ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री में ये बताया गया कि सभी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सभी एरिस्टोक्रेटिक लोग, सभी रूलर्स जो से राजा वर्ग था, ये मुस्लिम था, और जब भी सब जिनका सबका उत्पीड़न हो रहा था वो हिंदू था। एंशिएंट पीरियड में बताया गया कि सभी रूलर्स जो थे वो हिंदू थे, लेकिन सही मायने में दोनों में भी देखें, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मुस्लिम भी उत्पीड़ित, मुस्लिम भी गरीब था और हिंदू भी गरीब था। मुस्लिम भी सुपीरियर पोजीशन में था और बहुत से हिंदू भी सुपीरियर थे। इसी तरह से एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में देखें तो हर हिंदू राजा नहीं था, बहुत सभी गरीब भी थे, और हर गरीब जो है वो हिंदू भी नहीं था। तो ऐसे में यह देखना बहुत ज़रूरी है कि ये हिस्ट्री को इस तरह से रिलीजन के नाम पर आपने जब उसे कम्युनलाइज़ कर दिया, ये बहुत नेगेटिव आस्पेक्ट था। फिर जब ये होने लगा तो फिर आपने ये बताया लोगों में चेतना बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए, कि भाई जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो ग्लोरियस थी, वो गोल्डन पीरियड था, और ब्रिटिश पीरियड जब आया, मुस्लिम पीरियड जब आया तो फिर इंडियन हिस्ट्री डार्कनेस में चली गई, डार्क एजेस आ गई, सब नुकसान हो गया, ग्लोरियस एजेस ख़त्म हो गई। जबकि मिडिवल एजेस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों को, न्यू साइंसेस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, फ्यूजन ऑफ द कल्चर को, द टॉलरेंट सोसाइटी, इन चीज़ों को इग्नोर किया गया। ये सारी चीज़ों ने फिर मुस्लिम्स जो हैं उन फंडामेंटलिस्टों ने अपनी हिस्ट्री वेस्ट एशिया से ट्रेस की, अपने मिथ, अपने हीरोज़, अपनी डिग्निटरी पर्सनैलिटीज़ वहाँ से ट्रेस की। वो भी ये नहीं समझ पाए कि जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो खुद भी तो मिडिवल इंडिया को नकार रहे हैं। जब वो अपनी हिस्ट्री वेस्ट एशिया से ट्रेस कर रहे हैं, ऐसे में वो भारत में मिडिवल पीरियड के दौरान हुए मुस्लिम शासकों के द्वारा जो इतने कई ज़बरदस्त काम किए गए थे, उन सभी को वो नकार गए, एक तरह से वो भी नकार गए। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री किसी और रीजन से ट्रेस की, इंडियंस खुद को एंशिएंट हिस्ट्री से ट्रेस करते चले जा रहे थे। ऐसे में ये जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनल व्यू लिया गया हिस्ट्री का, इसने लोगों के बीच में डिसेंशंस क्रिएट किए कि हम डिसेंडेंट्स कहीं और के हैं, कोई इन्वेडर है, कोई इन्वेडेड है, कोई किसी का ये होमलैंड है, किसी का होमलैंड कहीं और है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ये रीजन है, दूसरी कम्युनिटी का ये रीजन नहीं है। इस तरह से द सन ऑफ द सॉइल, ये सारी थ्योरीज उभर करके आई, इसने लोगों के बीच में एक कम्युनलिज्म का बीज बहुत तेज़ी से बोया है। रिलीजियस प्लूरलिज्म, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि भारत में धर्म बहुत से हैं, इसकी वजह से सांप्रदायिकता फैलाने में आसानी हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है।
अगर फंडामेंटलिज्म की बात करें तो आज की डेट में आतंकवाद जहाँ पर पनप रहे हैं, अगर आप उन वहाबी थॉट्स की बात करें सऊदी अरेबिया की, या फिर आप ईरान की बात करें, ISIS का कंसेप्ट देखें, इराक़ की कहानियों को देखें, पाकिस्तान को आप देखें, अफ़गानिस्तान में तालिबान को देखें, तो सही मायने में ये एक तरह का जो एक फंडामेंटलिस्ट कैरेक्टर है, एक बाय गॉड कैरेक्टर है, जिसमें लोगों को धर्म के नाम पर आप अपने साथ जोड़ते हैं। सांप्रदायिकता कई तौर